हेलो एवरीवन, आई एम वैभव तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द प्री सोक्रेटिक एंड पोस्ट सोक्रेटिक फिलोसफी विच इज आल्सो नोन एज द ग्रीक फिलोसफी। आप सभी लोग यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, कोई पीएचडी कर रहा होगा, कोई ग्रेजुएशन में होगा, कोई मास्टर्स कर रहा होगा। तो लगभग हर जगह मास्टर्स में आप लोग एक पेपर पढ़ते हो, क्लासिकल वेस्टर्न फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी जिसे बोला जाता है। तो हम लोग आज वही देखेंगे उसकी फिलॉसफी क्या है। एंड एक्चुअली इट इज़ माई फर्स्ट क्लास। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर आप लोग मास्टर्स में हैं, अगर आप लोग पूरी वीडियो को मोर फ्रूटफुल ज़्यादा समझना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन द स्लाइड एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे कि व्हाट इज ग्रीक फिलॉसफी, व्हाट डू वी मीन बाय ग्रीक फिलॉसफी। क्योंकि जब भी हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो दो तीन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होने लगते हैं। सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन हम लोग एक बोलते हैं भारतीय दर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फिलॉसफी। दूसरा होता है पाश्चात्य दर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी। लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा ब्रॉड, ज़्यादा व्यापक क्लासिफिकेशन है, हमको बोलना चाहिए एक है ईस्टर्न फिलॉसफी, एक है हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी। ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो वर्गीकरण है यह भौगोलिक वर्गीकरण है। द डिवीजन ऑफ फिलॉसफी बेस्ड ऑन जियोग्राफी इज कंसिडर्ड एज द ईस्टर्न फिलॉसफी एंड द वेस्टर्न फिलॉसफी। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी तो इसमें कुल वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं है। आप ठीक से देखो तो ग्रीक फिलॉसफी का उदय कहीं और होता है। अमेरिकन्स के फिलोसफर भी कंसीडर किए जाते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूरोपियंस फिलोसफर्स भी किस में आते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी में। तो एक छोटा सा अंतर हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए आज कि मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फिलॉसफी किया गया है ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न फिलॉसफी में वे सारे दर्शन आते हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज से कंसर्न रखते हैं या ईस्टर्न लैंड से। फॉर एग्जांपल कन्फ्यूशनिज्म, ताओइज्म, जो चाइनीज़ फिलोसफर थे। और हम लोगों को क्या हो गया, भारतीय दर्शन, गौतम बुद्ध, महर्षि पतंजलि, महावीर स्वामी, चारवाक, ये सब क्या हैं, ईस्टर्न फिलोसफर। और वेस्टर्न फिलोसफर क्या हैं, फ्रॉम थेलिस टू प्लेटो टू डेकार्ट टू विटगेनस्टाइन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। एक इससे बड़ा क्लासिफिकेशन होने लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न, समय के आधार पर वर्गीकरण। तो बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों में से जो लोग वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, आप सब लोग पढ़ते हो ना कि इतिहास कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी होती है, लेकिन बेसिकली 6 से लेकर 12 तक हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार पूरा का पूरा पाश्चात्य दर्शन भी मुख्यतया 4 भागों में डिवाइड है। वो 4 इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा सोचने वाली बात है। पहले को आप बोल सकते हो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, एंशियंट वेस्टर्न फिलॉसफी। दूसरा बोला जाता है मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन, MWP, मिडाइवल वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसको दर्शन के अंधकार के युग भी बोला जाता है। तीसरा है आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। और सबसे आखिरी में आता है कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी या समकालीन पाश्चात्य दर्शन। तो फ्रेंड्स यकीन मानो, इफ़ यू हैव रेड ऑल द फिलॉसफी देन इट इज़ वेरी गुड।
लेकिन एटलीस्ट जो लोग न्यू हैं, जिनको पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं, लैक ऑफ सोर्सेस हो सकता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बुक्स अच्छी नहीं मिली, टीचर नहीं अच्छे मिले, मौका नहीं मिला कभी, तो हम लोग कम से कम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे व्हाट मे बी द गुड अप्रोच टू अंडरस्टैंड फिलॉसफी एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेसिकली मेरी पूरी क्लास का कंसर्न रहेगा दो चीज़ों पर। वे लोग जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनको अपने यूनिट टेस्ट देने होते हैं, मिड सेमेस्टर देना होता है, असाइनमेंट लिखने होते हैं, इंटरव्यूज़ देने होते हैं, इन सेमेस्टर देना होता है, और यूजीसी नेट के लिहाज से 6 से लेकर 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर इफ़ यू आर द सीकर ऑफ नॉलेज, इफ़ यू आर द सीकर ऑफ ट्रूथ, आप इस वीडियो को ऐसे एंजॉय कर सकते हो कि कैसे मनुष्य की सोच समय के साथ साथ और बेहतर होती है और इवॉल्व होती है और अच्छी होती है। प्रत्येक समय के जो लोग होते हैं वे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए या समझने के लिए किस प्रकार की अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हैं। तो टुडे सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी फनी इन सेंस ऑफ जॉय, वेरी a kind of informative and relevance too. At least it is very relevant for those who have been preparing for the UGC NET examination and they usually face difficulties in this paper. और लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्लास में शुरू करना चाहेंगे। आज का टॉपिक है प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी, नॉट प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए सीधा कि आपकी उम्मीदें रही होंगी कि नहीं हम साथ ही सीधा थेलीक से शुरू कर देंगे, अचानक पाइथागोरस पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लगता हो। नॉट एट ऑल। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्री सोक्रेटिक एंड पोस्ट सोक्रेटिक फिलॉसफी एंड देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड फिलोसफर्स। दार्शनिक तथा दर्शन में अंतर होता है और ये अंतर बहुत छोटे छोटे, इसमें कोई बहुत परेशान होने को सकता नहीं है। कुछ बेस्ट एग्जाम्पल, क्षणिकवाद एक दर्शन का नाम है, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस। उस दर्शन को, उस फिलॉसफी को मानने वाले कई लोग हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट में कौन मानते हैं? गौतम बुद्ध। वेस्ट में सबसे पहले कौन मानता है? हेराक्लाइटस। उदाहरण के लिए परमाणुवाद एक दर्शन का नाम है, एटॉमिज्म। भारत में कौन मानते हैं? वैशेषिक फिलॉसफी। और वेस्ट में स्पेशली ग्रीक ट्रेडिशन में कौन मानते हैं? ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस एक्सेट्रा। तो आई जस्ट वांटेड टू कन्वे द मैसेज दैट कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड फिलॉसफर। और हम सभी लोग किसी न किसी फिलॉसफी को मानते हैं। आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कई तरीके से। छोटे छोटे एग्जाम्पल, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आप ईश्वरवादी हैं, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो अनिश्वरवादी हो गए। नैरो सेंस में अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आप क्या हो गए? आस्तिक। लेकिन ईश्वर को नहीं मानते तो नास्तिक। लेकिन आई पर्सनली इस चीज़ को नहीं एग्री करूँगा कि अगर कोई व्यक्ति केवल सगुण ईश्वर को ना माने तो नास्तिक कहा जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आपका दुनिया की हार्मनी पर, ऑर्डर पर, वैल्यूज़ पर, कंपैशन पर, ह्यूमैनिटी पर भरोसा है तो आपको शायद नास्तिक नहीं कहा जाना चाहिए, है ना। सोच करके देखो, आप खूब सारा पूजा करो, आप खूब सारा रिचुअल्स करो, बट यू डू नॉट हैव कंपैशन, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ काइंडनेस, आपके अंदर परोपकार नहीं हो सकता, कम से कम एक मानवता की जा सकती है, फिर वो चीज़ें क्या है? एक प्रकार की फिर अजीब आस्तिकता लगेगी। बाय द वे, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट योर बिलीफ सिस्टम, आई जस्ट वांटेड टू कन्वे द मैसेज कि हाउ कैन वी डिटरमाइन आवर फिलॉसफी। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, अगर किसी को लगता है कि केवल मेरी बात सही है, मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता सत्य, इस प्रकार की विचारधारा क्या बोलते हैं? अहंकारवाद, सोलिफिज्म। ये भी एक फिलॉसफी है। एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि नहीं मैं भी सही हूँ अपनी जगह, वो भी दूसरी जगह सही है। इस विचारधारा को क्या बोला जाएगा? रिलेटिविज्म, सापेक्षवाद। माई लाइफ माई रूल, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिलेटिविज्म, रिलेटिविस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ स्टाइल। हम अपनी बात को मान रहे हैं लेकिन सामने वाले का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ भी जी सकते हैं, कंसेंट हैं। तो बस ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि फिलॉसफी और फिलोसफर्स में अंतर होता है। जैसे द्वैतवाद एक फिलॉसफी का नाम है, उसके सपोर्टर कोई भी हो सकता है। वेस्ट में ले लो, रैनी डेकार्ट द्वैतवादी है।
भारत में ले लो माधवाचार्य हैं। अद्वैतवाद एक फिलॉसफी का नाम है, कार्यकारण एक फिलॉसफी का नाम है, कर्मफल एक फिलॉसफी का नाम है, पुरुषार्थ एक दर्शन का नाम है। तो ये क्लियर रखने की आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक फिलॉसफी, न कि ग्रीक फिलॉसफर्स, क्योंकि ग्रीक फिलॉसफर्स हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, थेलीज से लेकर के पूरा अरिस्टोटल तक, और वो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बट आज हम लोग द क्रक्स ऑफ ग्रीक फिलॉसफी समझे ले रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि बेसिकली आप मन में मेंटल एक्सरसाइज करो। इंटायर फिलॉसफी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दुनिया के सारे दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, ईस्टर्न फिलॉसफी एंड द वेस्टर्न फिलॉसफी। ईस्टर्न फिलॉसफी में आपके भारत तथा चाइना तथा अन्य कुछ देशों के दर्शन आते हैं मुख्यतया, जिसमें कन्फ्यूशियनिज्म, ताओइज्म और हमारे 6 आस्तिक दर्शन तथा 3 नास्तिक दर्शन। और वेस्टर्न फिलॉसफी का डेवलपमेंट अलग अलग जगह पर हुआ है। जैसे शुरू की वेस्टर्न फिलॉसफी मान लो यहाँ पर ग्रो की फ्लोरिश की, आगे चल के वेस्टर्न फिलॉसफी मान लो यहाँ पर होने लगी, फिर आगे चल के यहाँ पर होने लगी, लास्ट में जा कर के कई जगह से होने लगे, अप्रोच मिलने लगा। तो इसलिए जो हम लोग बोलते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी का दूसरा नाम क्या है? एंशियंट वेस्टर्न फिलॉसफी। ग्रीक फिलॉसफी का मतलब कि वो जो फिलॉसफी है कौन सी एंशियंट वाली, वो ग्रीक नामक एंशियंट ग्रीस नामक जगह पर क्या हुई है? फ्लोरिश। उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? ग्रीक में। तो जब हम ग्रीक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तब हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जब हम एंशियंट वेस्टर्न फिलॉसफी बोल रहे हैं तब हम क्रोनोलॉजिकल या कालिक डिवीज़न या कालिक वर्गीकरण के संबंध में बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन नहीं है, लेकिन अपने मन में याद रखना, क्योंकि समटाइम्स कोई आपसे ही पूछ लिया कि अच्छा ठीक है बताओ आप एंशियंट वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हैं, तो तुरंत कैच कर लेना, एंशियंट वेस्टर्न फिलॉसफी मीन्स ग्रीक फिलॉसफी। अब हम लोग देखेंगे ठीक से ऑर्डर समझने का। अब जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं, जिनका मास्टर्स चल रहा हो, वो लोग भी इस चीज़ को बड़ा ध्यान समझेंगे। पूरी की पूरी ग्रीक फिलॉसफी समझने के लिए हम लोगों ने उसको भी 2 भागों में और क्लासीफाई कर दिया है। एक को बोला जाता है प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी, सुकरात पूर्व दार्शनिक। दूसरे को बोला जाता है पोस्ट सोक्रेटिक फिलॉसफी या उत्तर सुकरात दर्शन। प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी का मतलब है वे सारी फिलॉसफी जो सुकरात के जन्म के या सुकरात के समय के पहले पैदा हुई हो, उसका जो निर्माण हुआ है, जो उसकी ओरिजिन हुई है, वो कब हुई है? सुकरात के पहले। उस पूरी इंटायर फिलॉसफी को बोला जाता है प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी। और ये जो सारे दार्शनिक इससे इस काम में इन्वॉल्व, उनको बोला जाने लगा प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर्स। उदाहरण के लिए जो फेमस प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर्स हैं सिलेबस में आप लोगों के, थेलीज, एनाक्सीमेंडर, एनाक्सीमेनीज, पाइथागोरस, हेराक्लिटस, पार्मेनाइडीज, एम्पेडाक्लीज, ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस, एनेक्सागोरस और जीनो। कम से कम ये 11 फिलोसफर इंपॉर्टेंट हैं। ये कब के हैं? ये प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी में आपके आते हैं। पोस्ट सोक्रेटिक फिलॉसफी में कौन कौन से हैं? सुकरात स्वयं, उनके स्टूडेंट प्लेटो और प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल। और प्री सोक्रेटिक और पोस्ट सोक्रेटिक जब आप शब्द बोलते हो तो नाम से ही क्लियर है कि सुकरात का कितना महत्व रहा होगा पूरे ग्रीस में। आप सब लोगों ने सुकरात के बारे में काफ़ी स्टोरी, उसके कोटेशन सब कुछ सुने होंगे। उसका कहावत है बहुत बड़ी फेमस, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ वर्थ लाइफ। एक अप्रामाणिक जीवन क्या है? कोई अच्छा जीवन नहीं है। प्रामाणिक जीवन क्या होता है? क्वेस्ट करना, बिलीव करना नहीं, किसी चीज़ को मान लेना नहीं, जिज्ञासाओं के बाद, डाउट के बाद, सारी चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी कंक्लूजन पर आना, एक ऐसे जीवन जीना, वो क्या उसका वर्थ लाइफ है। तो एक चीज़ पॉइंट ध्यान रखना जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा पूरी फिलॉसफी समझने में, कि इंटायर ग्रीक फिलॉसफी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेगमेंट्स, स्फीयर, अम्ब्रेला। 2 धुरों के बीच में है ये। एक को बोला जाता है प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी, दूसरे को बोला जाता है पोस्ट सोक्रेटिक फिलॉसफी। जिनको बार बार कन्फ्यूजन होता हो उनका आसान तरीका, आप लोग 3 फिलॉसफर्स को नाम ले लो, सब पोस्ट सोक्रेटिक है। कौन कौन? सुकरात स्वयं, प्लेटो, अरिस्टोटल।
सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल क्या हैं? ये पोस्ट सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं। इसके अलावा जितने भी फिलोसफर आप पढ़ोगे ग्रीक में वो सब क्या हैं? प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स। मैंने भी आपको 10-11 नाम बताए हैं, लाइक जीनो, पार्मेनाइडिस, थेलीज एक्सेट्रा। तो हम लोग इनकी फिलोसफी आप देखेंगे, इनकी फिलोसफी क्या थी। और उसके बाद कल से हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे फिलोसफर। तब हम लोग ठीक से देखेंगे कि उन्होंने यही बातें क्यों बोली। उदाहरण के लिए थेलीज ने बोला कि यह दुनिया जो है जल से मिलके बनी है। इस दुनिया का जो आदि कारण है, द अल्टीमेट सब्सटेंस इज वाटर, फंडामेंटल सब्सटेंस इज वाटर। फंडामेंटल सब्सटेंस के लिए एक की टर्म बना है ग्रीक में, एर्चे बोलते हैं उसको। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है, CUET में, ARCHE। अर्चे को मतलब होता है कि वह चीज़ जिससे पूरी दुनिया बनी हो। तो थेलीज ने बोला वाटर से बनी है। एनाक्सिमेंडर ने बोला एपिरॉन से बनी है। एपिरॉन भी CUET PG के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिरॉन क्या है, उसकी सिनोनिम्स क्या है, उसकी खासियत क्या है, वगैरह वगैरह। पाइथागोरस ने बोला नंबर से बनी है। तो ये सब उनके आंसर्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, उनके जवाब दिए जा रहे हैं, वो सब आप लोग कल देखेंगे कोई यही चीज़ें क्यों मानते हैं। बट टुडे आई विल जनरली डिस्कस व्हाट प्री सोक्रेटिक फिलोसफी इज एंड व्हाट प्री पोस्ट सोक्रेटिक फिलोसफी इज। इसको समझने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है अगर आप इसको थोड़ा तुलना करके देख लो भारत से। चलो मान लो कोई व्यक्ति कभी विश्वविद्यालय भी नहीं गया, आप अगर मेरा लेक्चर कोई ऐसे व्यक्ति सुन रहे हो जो एकेडमिक चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना की हो, वो भी सोच करके देख लें। क्योंकि आपको आंसर पता होते हैं कई बार, लेकिन आप उन पर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी नहीं रखते हो। कम से कम भारतीय दर्शन को मानने वाला व्यक्ति क्या मानेगा कि जीवन का आदर्श क्या है? मोक्ष। अगर उसकी श्रद्धा है, उसका फेथ है कि भारतीय दर्शन को मानता है, तो मोक्ष से कम कोई नहीं मानता। ये क्या है? एक फिलॉसफी। और वो किसको मानेगा? पुनर्जन्म को। पुनर्जन्म को केवल 2 भारतीय दार्शनिक नहीं मानते, अपवाद स्वरूप। हालांकि केवल एक ही नहीं मानते, दूसरे मानते, वो पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं कर पाते सही से। चारवाक टोटली डिनाई करता है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं। गौतम बुद्ध के साथ दिक्कत ये है कि गौतम बुद्ध ने आत्मा को एक और क्या माना है? अमर नहीं माना। उन्होंने बोला कि सोल इज़ नॉट इटर्नल। भाई जब आत्मा नहीं है हमारा तो पुनर्जन्म किस चीज़ का होगा? तो ये उनके साथ एक थोड़ा सा एम्बिग्विटी रही है। उनके साथ नहीं रही होगी, जो समझने वाले लोग रहेंगे वो एक अलग पूरा डिबेट का विषय है। बट जनरली इन जनरल सारे भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि यस देयर इज ए रिबर्थ, वी ऑल विल हैव टू कम हियर अगैन एंड अगैन। हम सबको यहाँ बार बार आना होगा। कब तक? जब तक हम लोग अपने अल्टीमेट नेचर को, अपने निज स्वरूप को नहीं जान सकते कि दैट वी आर ए कॉन्शियस बीइंग। और हम लोगों को भारतीय दर्शन की क्या हो सकती है स्टोरी? कि भारतीय दर्शन क्या है? कर्म फल मानना। कहावत बनी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये हम लोगों को क्या है? ये इंडियन फिलॉसफी है। हम लोग उसको मान के चलते हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और क्या भारतीय दर्शन हो सकता है हम लोगों का? और बहुत सारे अप्रोच आप लोग सोच के देखना है मेंटल एक्टिविटीज़ में। बिलीफ इन द सोल, आत्मा के विश्वास पर मानना। ये सारे कुछ क्या हैं? हमारे फिलोसॉफिकल इंसाइट्स हैं। ठीक उसी प्रकार प्री सोक्रेटिक और पोस्ट सोक्रेटिक के भी कुछ फिलोसॉफिकल इंसाइट्स रही हैं, उनके बारे में हम लोग अब देखना शुरू करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्री सोक्रेटिक फिलोसफी? आसान सा जवाब है, प्री सोक्रेटिक फिलोसफी इज अर्ली ग्रीक फिलोसफी बिफोर सुकरात। कि सुकरात के पहले का जो भी दर्शन है उसको बोला गया है प्री सोक्रेटिक फिलोसफी। इस दर्शन की कुछ खासियत हैं। फोकस ऑन नेचर, कॉस्मोस एंड ओरिजिन ऑफ थिंग्स। आप लोग इस लाइन को फिर ध्यान से देखना कि प्री सोक्रेटिक फिलोसफी का अंतिम उद्देश्य क्या है, या प्री सोक्रेटिक फिलोसफी किन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाह रही है। नेचर के बारे में बात कर रही है, प्राकृतिक घटनाओं के। तारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, समुद्र हैं, अलग अलग वनस्पतियाँ हैं, फ्लोरा एंड फौना हैं, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में। नेचर के बारे में बात करती है। कॉस्मोस के बारे में बात करती है, सृष्टि की। सृष्टि एक है कि अनेक हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, दुनिया की सारी चीज़ें बनी किससे हैं, बाय व्हाट ईच एंड एवरीथिंग इज आर मेड अप ऑफ, किस चीज़ से सब कुछ बना है।
तो अलग अलग जवाब आते हैं, बहुत सारे जवाब आते हैं। किसी ने बोला पानी से बना है सब कुछ, थेलीज। किसी ने बोला एपिरॉन से आता है, एनाक्सीमेंडर। किसी ने बोला कि सब कुछ आता है, किससे आता है, सब कुछ आता है एयर से। किसी ने बोला सब कुछ फायर से आता है। आगे चल के कुछ लोगों ने बोला सब कुछ एटॉम से बना है। वो सारी समस्याएं हैं। तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि जो ग्रीक फिलॉसफी में प्री सोक्रेटिक फ्रेज है, उन लोगों के चिंतन का विषय क्या रहा हमेशा, कॉस्मोस, ओरिजिन ऑफ थिंग्स, एम्फेसिस ऑन रेशनल एक्सप्लेनेशन ओवर द मिथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं वो क्या करते हैं, और दार्शनिक विधि के रूप में बौद्धिक व्याख्या को चयन करते हैं। दे चूज द रेशनल एक्सप्लेनेशन रेदर देन मिथ। क्योंकि रेशनल एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बौद्धिक, लॉजिकल, रीज़न बेस्ड। मिथ का मतलब होता है लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, लैक ऑफ वेरीफाइबिलिटी। जैसे हमने बोल दिया कि ठीक है, एक एक व्यक्ति हैं जिसके 17 सर हैं और रात में 3 बजे खाना खा रहा था, 400 लोगों का सर खा रहा था। ये सारी बातें मिथ में हो सकती हैं। आपको हंसी भी आ रही होगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या ऐसी बातों के लिए हमारे पास जस्टिफिकेशन हो सकता है, कोई एविडेंस हो सकता है, वेरीफाइबिलिटी हो सकती है? नॉट एट ऑल। ये तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार भारत में पुराणों के बारे में समय समय पर लोग पूछते रहते हैं कि इनका क्या प्रमाण है, क्या गारंटी कि जो बात पुराणों में लिखी हो सत्य ही हो, ठीक उसी प्रकार ग्रीक में भी कुछ लोगों ने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं। लाइक उसमें फेमस थे होमर, इलियाड। उन लोगों ने जो बातें बताई थी वो बातें क्या थी, रेशनल एक्सप्लेनेशन नहीं था। वहाँ पर भी एक अपोलो गॉड होते हैं, अपोलो गॉड का काम होता है बारिश कराना। यहाँ पर भी इंद्र देवता का कॉन्सेप्ट है बारिश कराना। अब उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को नहीं मानते होगे, क्योंकि आपने सुन रखा है कि आईआईटी कानपुर ने भी क्या करवा दी, आर्टिफिशियल रेन। नॉट ओनली आईआईटी कानपुर बट देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन इन फॉरेन ऑलरेडी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट कि कैसे हमारे बिलीफ चेंज होने लगते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन जिस समय आज से लगभग 2500 साल पहले जब लोगों को इतनी डाइवर्सिटी दिखी तो दे हैड नॉट टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट उन लोगों ने स्टिल हर चीज़ों को, इस डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और अलग अलग जवाब आए। इसलिए मैंने लिखा है कि फोकस ऑन नेचर, कॉस्मोस एंड ओरिजिन ऑफ थिंग्स। ये क्या है, उनका फिलॉसफी है। उन लोगों ने उस समय तक आत्मा पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर अभी चिंतन नहीं गया उनका। अभी इसी बात को लेकर उनकी चिंता खाई जा रही है कि दुनिया किससे बनी है। रेशनल एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब देखा जाए तो इंटायर प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी के अंदर क्या क्या खासियत हैं, नेचर को प्रियोरिटी है, नेचुरलिज्म, रेशनल एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कॉस्मोलॉजी पर फोकस। और उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, मैथमेटिक्स में था, एस्ट्रोनॉमी में था। एटलीस्ट आप लोगों को पता ही होगा कि थेलीज को फर्स्ट मैथमेटिशियन और फर्स्ट साइंटिस्ट माना जाता है। उसने पहली बार एक सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था 2500 साल पहले आज से। तो डेफिनेटली हम लोगों का वेस्टर्न फिलॉसफी की जर्नी काफ़ी इंजॉयबल होगा अगर आप लोग चाहोगे तो, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। और हम लोगों को जो अगला फ्रेज आता है यानी पोस्ट सोक्रेटिक फिलॉसफी, उसमें क्या क्या फिलॉसफी निकल के आती है, 2-3 लोगों की। सुकरात। अब देखो अचानक बातें, मुद्दा बदलने लगता है सुकरात के समय से प्लेटो के समय से। आप लोग चाहे सोशियोलॉजी पढ़ो, आप लोग चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, आप लोग चाहे कुछ भी पढ़ो यार, इकोनॉमिक्स पढ़ो, डिप्लोमेसी पढ़ो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्लेटो हर जगह आते हैं, अरिस्टोटल भी हर जगह आते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि इन लोगों ने पता किसने बात की है, एथिक्स पर, नॉलेज पर, लॉजिक पर। इन लोगों ने दर्शन के केंद्र में समाज को लाके खड़ा किया, सामाजिक समस्याओं को, जस्टिस क्या है, क्राइम क्या है, पनिशमेंट क्या है, एक अच्छा राज्य क्या है, एक राजा के अधिकार क्या होने चाहिए, एक प्रजा या एक सिटीजन के क्या अधिकार होने चाहिए, दोनों में रिलेशन क्या होना चाहिए, स्लेवरी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, वुमेन्स और मेंस में इक्वलिटी होनी चाहिए कि इनइक्वलिटीज़ होनी चाहिए। देयर आर ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जिन पर बात करना शुरू कर दिया था ऑलरेडी कब, सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे लोगों ने। फिलॉसफी इरा आफ्टर सोक्रेटिस, तो पोस्ट सोक्रेटिक फिलॉसफी क्या है, सुकरात के बाद का जो दर्शन है। डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमेटिकली फिलॉसफी, यहाँ पर लिखा भी है कि पोस्ट सोक्रेटिक फिलॉसफी मार्क्स द शिफ्ट
टुवर्ड्स सिस्टमेटिक इंक्वायरी एम्फेसाइजिंग लॉजिक, एथिक्स एंड मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क। तो धीरे धीरे आप लोग समझना, जब आप लोग पढ़ना शुरू करोगे तब आपको एहसास होगा कि मेटाफिजिक्स पर एंट्री कब से होना शुरू हुई है, आफ्टर सुकरात। प्लेटो ने नींव डाल दी थी मेटाफिजिकल डिस्कोर्स की, थ्योरी ऑफ आइडियाज दे करके। जो पूरा का पूरा चित्त इंसान का घूमा है ना, कि हमारे सेंसरी वर्ल्ड के अलावा, इंद्रिय जगत के अलावा कुछ और अस्तित्व में हो सकता है जो हमें दिखाई ना देता हो, इंद्रिय से परे हो, बियॉन्ड सेंसुअस नॉलेज। इस प्रकार का ट्रेडिशन, इस प्रकार का इंसाइट, इस प्रकार का वे ऑफ थिंकिंग, ये स्टार्ट हुआ था एंशिएंट ग्रीक में। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेटो, और प्लेटो इसके फादर हैं, पापा हैं। और नाउ वी विल सी व्हाट आर द नेक्स्ट कंटेंट। प्री सोक्रेटिक थिंकर्स टेबल। इसमें देखो सारे टेबल्स नहीं है, ठीक है, सारे थिंकर्स नहीं है, बट अब मैं नाम बोल दूंगा। थेलीज हैं, थेलीज के बाद एनाक्सीमेंडर, एनाक्सीमेनीज, पाइथागोरस आते हैं। हेराक्लाइटस के बाद पार्मेनाइडीज आते हैं। पार्मेनाइडीज के शिष्य थे जीनो, एम्पेडाक्लीज और ल्यूसिफस, डेमोक्रिटस, एनेक्सागोरस। इतने आपके सिलेबस में हैं। ये सब प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं। इन प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही होगा, प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी। पूरी प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी को अगर समझना पड़ जाए और आसान में, तो कैसे समझा जा सकता है? 3 ग्रुप बना करके, 3 लॉबी, 3 गैंग। प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस, प्रॉब्लम ऑफ चेंज, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस एंड चेंज, जिसको बोलते हैं द्रव्य की समस्या, परिमाण की समस्या तथा द्रव्य तथा परिमाण की समस्या का समाधान। पोस्ट सोक्रेटिक फिलॉसफी में अगर हम लोग आएंगे तो कौन कौन से हैं? सोक्रेटिस। सुकरात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एथिक्स में, नीति शास्त्र में, वर्च्यू एथिक्स में, क्वेश्चन करने में, डायलॉग एंड डिबेट में। और आप लोग जानते हैं कि इस डायलॉग और डिस्कशन, इस हेल्दी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के कारण ही उसको आलोचना सहनी पड़ी, इवन मृत्युदंड का शिकार होना पड़ा। प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज, फॉर्म, आइडियालिज्म, ये सब हम लोग देखेंगे समय आने पर। अरिस्टोटल ने सबसे ज़्यादा जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वह है फॉर्मल लॉजिक को विकसित करने में, एम्पिरिसिज्म, थ्योरी ऑफ कॉज। इन सारी चीज़ों को हम लोग डीप में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ डू कमेंट, आपको कौन सी चीज़ें नहीं पसंद आई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट इज़ माई फर्स्ट क्लास ऑन यूट्यूब, और आप अकेले पढ़ा रहे होते हो तो रियली बहुत चैलेंजिंग होता है ना, कि आप क्या करके पढ़ाओ, सामने कोई भी नहीं बैठा है। स्टिल अगर आप लोग किसी पॉइंट से असहमत रखते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यू आर द मोस्ट वेलकम। आई नो यू आर द वेरी सिंसियर, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। बट हमें ये जानना है कि अब धीरे धीरे आपकी क्लास आगे कब से शुरू की जाए। आप लोगों को ग्रीक फिलॉसफी में की पर्सनली डाउट हो तो आप लोग वो कर सकते हैं। यूजीसी नेट वाले जो स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए हैं। अगर वो लोग क्विजेस करना चाहें फिलॉसफी के अन्य टॉपिक्स पर तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करके वो क्विज कर सकते हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस ले सकते हैं। आप लोगों ने अगर इतनी देर तक सुना, मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।